कर दिया। एक मन में ना आपके डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि इतना दिमाग आप नहीं लगाओगे, एंड मुझे पता है। जब आप क्रॉस कराते हो जेनेटिक्स के अंदर, आप क्या करते हो? पेरेंट से आप लाते हो F1 जनरेशन, F1 से लाते हो F2 जनरेशन। क्वेश्चन ये पूछा गया है, हमें F2 तक जाना ही क्यों होता है? हम जब भी रेशियो की बात करते हैं या जीनोटाइप की बात करते हैं, किसका निकालते हैं? वाई नॉट F1? हमेशा हर क्रॉस F2 तक ही क्यों लेके जाते हैं? मैं कहता ना, ये दिमाग, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया होगा, रीजन समझ चाहिए। जब आप F1 को देखते हैं, यानी जैसे पेरेंट्स हैं और आप उनकी फर्स्ट जनरेशन में, अगर अपने आपको F1 मान लेते हैं, पेरेंट्स के सारे कैरेक्टर आप में एक्सप्रेस नहीं हो रहे। यकीन ना प्रूफ दूं? जब टॉल एंड ड्वार्फ का क्रॉस कराया गया था, जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया, तो जो F1 प्लांट थे उसमें प्लांट कौन से आए? यानी एक प्लांट का कैरेक्टर है, क्या दूसरे कैरेक्टर आए? यानी पहली पीढ़ी में क्या सारे पेरेंट के सारे कैरेक्टर शो हुए? एक बार F2 में आना, जब F2 में आए, टॉल भी आया और ड्वार्फ भी आया, यानी F2 में पेरेंट्स के सारे कैरेक्टर बाहर आ गए। हाँ या ना? अब मेरे को बताइए, मैं कोई क्रॉस पढ़ रहा हूं, मैं पेरेंट्स के बारे में पढ़ रहा हूं, मैं जब भी बात करूंगा जनरेशन में, तो मैं उस जनरेशन की बात करूंगा जिसमें पेरेंट के सारे कैरेक्टर शो हो रहे हो, और वो कौन सा होता है? F2 जनरेशन। यही सेम राउंड येलो में था। जब राउंड येलो रिंकल ग्रीन को कराया गया, तो राउंड येलो ही मिले आपको F1 में, रिंकल ग्रीन तो मिला ही नहीं। लेकिन जब आपने F2 कराया, मेंडल ने F2 कराया, ये जानने के लिए कि यार यहां पर भी तो सेम कैरेक्टर आएगा, F2 में उसको चौंकाने वाले 2 केस और मिल गए नए, जो पेरेंट में थे ही नहीं। अच्छा, एक चीज और, 9 और 1 से उसे मालूम पड़ गया कि हमेशा ही ऐसा होता है कि पेरेंट्स के कैरेक्टर जो है सारे के सारे F2 में ही होंगे। और एक चीज और मालूम पड़ेगी कि नए कैरेक्टर्स जब बनते हैं तो उनका जो सेपरेशन होता है कैरेक्टर्स का, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो पता लग गया आपको कि F2 तक ही में क्यों? क्योंकि F2 जनरेशन पेरेंट्स के सारे कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि सर हमारे पास कुछ कैरेक्टर हैं वो पेरेंट्स से नाना से मैच कर रहे हैं, दारा से मैच कर रहे हैं, क्योंकि आप F2 में आ गए और वो क्या हो गए? पेरेंट्स। ऐसी आपके पापा मम्मी कुछ कैरेक्टर आप में नहीं आएंगे, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे। यानी 1 का कैरेक्टर 3 में आएगा, कुछ 2 का 4 में, फिर आपका 3 का 5 में, ऐसे चलता है हमेशा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेंडल ने कभी कोई लॉ दिया ही नहीं था, मेंडल ने पोस्टुलेट्स दिए थे। मैंने आपको पोस्टुलेट्स दिखाया है क्या? तो हम बात करते हैं मेंडल, दैट मींस पोस्टुलेट्स ऑफ मेंडल। सर पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई चीज स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद उसको आप जब एक लाइन में समराइज करते हैं, दैट इज पोस्टुलेट। मान के चल लीजिए, आप आज सुबह उठे, हमेशा उठते हो, ब्रश किया, शायद नहीं करते हमेशा, उठ के अपना गए और अपना पूरा दिन और घूमे फिरे, अपना पूरी दिल्ली हांडी, और आप घर में आ गए शाम को। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक लाइन में बताइए पूरे दिन का दिनचर्या, कहोगे मजा आया। यह पूरे दिन का एक समराइजेशन। भाई घूमे फिरे क्या बोलोगे? ऐसे थोड़ी बोलोगे सुबह उठा मैं ये करने गया वहां गया, कितनी भाई हमें तो एक लाइन में चाहिए आंसर। क्या बोलोगे? मजा आया, बस कहानी खत्म। अब आप देख लो कैसे। तो आप लोग को घूमे फिरे एंजॉय किया, आपको अच्छा लगा, ऐसे ही पॉस्टुलेट्स बनाए जाते हैं। आप कोई स्टडी करते हो, उसमें एक पॉइंट आपको दिखता, सबसे मेन हाईलाइट इस पूरे पैरा का ये है, आप क्या लिखते हो? इसका पॉस्टुलेट ये हो गया। इज इस लाइक हेडिंग बोल दो, हेडिंग मान लो। तो भाई साहब के 4 पॉस्टुलेट से पहले बात करते हैं पॉस्टुलेट नंबर 1 की। पॉस्टुलेट नंबर 1, दैट मीन्स हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ? अब सुनिएगा इसमें मेंडल क्या होता है। मेंडल कहता है each character of living organism is controlled by discrete unit known as factor. एंड दूसरा पॉइंट, फैक्टर
अकर्स इन पेयर, यानी हमारी बॉडी का हर एक कैरेक्टर एक स्पेशल यूनिट द्वारा, डिस्क्रीट वर्ड आया है, डिस्क्रीट क्या होता है? सेपरेट, बिल्कुल अलग, कोई मिक्स विक्स नहीं, बिल्कुल सेपरेट यूनिट। तो हम क्या बोलते हैं? each character of living organism is controlled by a discrete यानी बिल्कुल सेपरेट यूनिट नॉन एज फैक्टर। फैक्टर क्यों बोला सर इसने? अरे भाई मैथमेटिक्स की फील्ड से बिलोंग करता था मैं, ये आपको याद है ना, मैथ्स इसको कुछ ज्यादा प्यार रहे, और मैथ्स में कुछ ना आए तो फैक्टर बोलते हैं, एक्स फैक्टर वाई फैक्टर कुछ भी बोल देते हैं। इसने भी क्या नाम दिया? फैक्टर नाम रख दिया। और साथ ही ये भी बोला फैक्टर्स अकर इन पेयर, ये इसने बोला पोस्टुलेट नंबर 1 के अंदर। अब बात करें पोस्टुलेट नंबर 2 की, अगर 1 क्लियर हो तो। अच्छा, पोस्टुलेट नंबर 2, अब यहां बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब भाई साहब ने क्या बोला? इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन फैक्टर express itself will be known as dominant, while other one which cannot express will be known as recessive factor, है ना। माने ये पोस्टुलेट नंबर 2 कहता है, अगर दो हम फैक्टर लेते हैं, मतलब एक कंडीशन है जहां पे दोनों फैक्टर अलग अलग हो, लिखा है ना, डिसिमिलर पेयर ऑफ, दैट मींस दोनों क्या होना चाहिए? अलग अलग, सेम सेम। याद है ना, सेम सेम में कभी आप ये पता भी नहीं कर सकते कौन डोमिनेंट और कौन रिसेसिव। तो कहा दोनों में से कोई एक एक्सप्रेस करेगा, और जो एक्सप्रेस कर रहा है वो बन जाएगा डोमिनेंट, और जो नहीं कर रहा है वो रिसेसिव। ये भाई साहब लेके आ पोस्टुलेट नंबर 2। फिर आया पोस्टुलेट नंबर 3, ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट आया, एंड इसमें आया कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन। अब सुनना, ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है देयर विल बी अ सेग्रीगेशन of paired factor during gametogenesis such that each gamete will receive only a single factor from the pair। अब सुनो, ये पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है कि आपकी बॉडी में जितने भी फैक्टर के पेयर हैं, जितने भी, 1 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर जितने भी है, हर पेयर अलग होता है एक दिन। कहते ना कि मोहब्बत जितनी ज्यादा गहरी हो, एक ना एक दिन तो अलग होना ही है। घर वाले नहीं तो मौत तो अलग कर ही देगी। यानी जितने भी प्रेमी जोड़े इस दुनिया में, एक कभी ना कोई तो अलग होंगे ना, अमर थोड़ी होके आए मेरी तरह। तो कहने का मतलब तो कहने का मतलब क्या है, जो ये डिसिमिलर है ये क्या होंगे? अलग तो होंगे होंगे। सेम यहां भी आता है, ये जो पेयर है ये अलग होगा, लेकिन किस समय होगा? गैमिट फॉर्मेशन के वक्त होगा। गैमिट फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। यानी हमारी बॉडी में जितने भी एलील के पेयर हैं, फैक्टर के पेयर हैं, गैमिट फॉर्मेशन के वक्त ये अलग होंगे। ये हमें इसने बताया, पोस्टुलेट 3 ने बताया। मालूम पड़ा इसमें हमारी पेयर, जो जीन के पेयर है उनकी सेपरेशन की बात कर रहा है। और पोस्टुलेट नंबर 4 जो लास्ट पोस्टुलेट है जो इसने भाई साहब ने दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सुनना ही क्या था? इसमें कहते हैं
assortment of one pair of factor, assortment of one pair of factor is independent to the other pair of factor। अब समझिए इसमें क्या बताना चाहा मेंडल। मेंडल ने ये कहा कि जैसे मान के चल लीजिए ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया और ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, दो पेयर हो गए। मान लीजिए यहां पे जीन प्रेजेंट है कैपिटल आर और यहां प्रेजेंट है स्मॉल आर, यहां प्रेजेंट है कैपिटल वाई और यहां प्रेजेंट है स्मॉल वाई। कायदे से कॉन्सेप्ट सेग्रीगेशन हमें ये बताता है चाहे ये पेयर हो चाहे ये पेयर हो, अलग तो दोनों को होना ही है, लेकिन कब? गैमेट फॉर्मेशन के वक्त अलग होना है, उससे पहले इनको अलग नहीं होना। तो जब गैमेट फॉर्मेशन का वक्त आएगा तो यहां से कैपिटल आर अलग जाएगा और स्मॉल आर अलग जाएगा। गैमेट फॉर्मेशन का वक्त आएगा तो कैपिटल वाई अलग जाएगा और स्मॉल वाई अलग जाएगा। सुनो ऐसे अलग होंगे। तो ये हमें कहता है कि जब कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग हो रहा होगा तो इनके सेपरेशन को कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के सेपरेशन से फर्क नहीं पड़ता, माने इनका सेपरेशन उससे इंडिपेंडेंट है। मतलब कैसे? जब कैपिटल आर स्मॉल आर अलग हो रहा होगा तो ये कैपिटल वाई से पूछेगा नहीं भाई तू अलग हो रहा है क्या, वो कह रहा नहीं, अच्छा ठीक है मैं भी अलग नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता। अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर को अलग होना है तो चाहे साथ वाला अलग हो या ना हो, ये तो अलग होके रहेगा। जैसे ये अलग हो रहे हैं, कैपिटल आर पहुंच गया गैमेट्स के अंदर, गैमेट बोला ए कैपिटल वाई क्यों नहीं आया, कह रहा मुझे क्या पता, मेरा अपना काम था, मैं अपना काम दिख रहा हूं, वो अपना जाने, आ रहा नहीं आ रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जब कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग होंगे तो उन्हें कैपिटल आर स्मॉल आर से मतलब नहीं है, हाँ कि ना? यानी अगर मेरी बॉडी में 30 जीन के पेयर हैं तो हर जीन का पेयर बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अलग हो रहा होगा, उसको साथ वाले से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक पेयर है और 29 पेयर है, 29 पेयर जीन के कहते हैं हम नहीं हो रहे अलग, हम तो हमेशा साथ रहेंगे, और एक पेयर कह रहा अच्छा तुम नहीं हो रहे ठीक है मैं भी नहीं हो रहा ना, 29 पेयर अगर अलग ना भी हो तो भी ये वाला पेयर अलग होगा, क्योंकि एक जीन के पेयर का सेपरेशन दूसरे जीन के पेयर के सेपरेशन से इंडिपेंडेंट होता है। असॉर्टमेंट का मतलब अलग होना होता है, सेग्रीगेशन का मतलब भी अलग होना होता है। देखो देयर विल बी अ सेग्रीगेशन ऑफ पेयर्ड फैक्टर, माने पेयर्ड फैक्टर अलग होंगे, असॉर्टमेंट का मतलब भी वही सेम चीज है। तो हम क्या बोलेंगे, असॉर्टमेंट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द अदर पेयर ऑफ फैक्टर, यानी एक पेयर ऑफ फैक्टर का सेपरेशन असॉर्टमेंट दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट होगा, माने उसको फर्क ही नहीं पड़ता दूसरे पेयर से। क्या इतना क्लियर है? यानी मैंडल ने कोई लॉ दिया ही नहीं कभी, मैंडल ने तो पॉस्टुलेट दिए थे। सर लॉ और इसमें फर्क क्या होता है? फर्क सुनिए, मैंडल ने अगर कहा कि भाई डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में से एक डोमिनेंट होता है रिसेसिव होता है, दैट इज जस्ट अ पॉस्टुलेट्स। लॉ कब बनता है? कि जो पूरे ब्रह्मांड में यही होता है, कहीं भी लगा लो। मैंडल ने कहा जी हमने एक केस किया और हमने ये देखा कि दो डिसिमिलर में से एक होगा डोमिनेंट एक होगा रिसेसिव होगा, और लॉ अगर ये लॉ होता तो क्या होता? देखो जी ऐसा है, दुनिया में आज के बाद कहीं भी डिसिमिलर मिला, मेरा केस नहीं, अगर तुम भी अपने घर में चोरी छुपे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और डिसिमिलर केस आ गया तो तुम्हारे वहां भी क्या मिलेगा? डोमिनेंट और रिसेसिव। ये होता है लॉ। लॉ का मतलब आपने जो करा अपने में और पूरी दुनिया में अप्लाई हो गया, वो होता है लॉ। पॉस्टुलेट क्या होता है? जो आपने अपनी स्टडी से किया और आपने कहीं पे अप्लाई करने कुछ कहा ही नहीं, आपने कहीं हमारे में हुआ है, आपके में अप्लाई करने हम कह ही नहीं रहे हैं, और लॉ का कह रहा है कहीं भी लगा लो यही नहीं मिलेगा। तो ये जो पॉस्टुलेट्स हैं ये मेंडल के थे, इन तीनों ने इस पे काम किया और इसको लॉ में कन्वर्ट कर डाला। और लॉ में कन्वर्ट करने का जो मेन काम था वो कॉरेंस ने किया था। किसने? तीन साइंटिस्ट है ना, जो मेन तो बीच कॉरेंस था, इसने ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा काम इसने किया था। क्वेश्चन है किस साइंटिस्ट ने ज्यादा रोल प्ले किया पॉस्टुलेट को लॉ बनाने में? आंसर इज, हालांकि देखो तीनों आएंगे लेकिन कॉरेंस का ज्यादा काम आता है। देखो जब कॉरेंस ने पॉस्टुलेट्स को लॉ में कन्वर्ट किया तो हमें इसका तो कोई लॉ नहीं पढ़ना, इसका कोई लॉ ही नहीं होता, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लॉ बनाया गया इसको इसको इसको, वो क्या बना? इसको चेंज किया गया एक लॉ ऑफ डोमिनेंस में। किस में चेंज किया गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस में इसको बदल दिया गया।
इसको बदल दिया गया किसमें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इसको चेंज कर दिया गया, इसको चेंज किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में चेंज किया, तीनों को लॉ में चेंज कर दिया। अच्छा सर क्या ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं करना, ऐसा कैसे लिख देना, इन अ डिसिमिलर पेयर फैक्टर बिल्कुल सेम लिखना, कोई चेंज ही नहीं करना, बस आपको नाम क्या कर देना है, लॉ कर देना है, और डेफिनेशन इनकी सबकी सेम रहना, कोई चेंज नहीं करना। अच्छा एक बात और भाई, ऐसा है लॉ ऑफ डोमिनेंस है भाई, लॉ इतना हलवा नहीं है, आपने कोई भी ऐसे लॉ दे दिया, लॉ में बहुत मेहनत लगती है, क्यों सर, अरे यार आप चीज बताओ, दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया है। अब आपने अपने घर में कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और आप कहते हो ये पूरी दुनिया में अप्लाई हो रहा है, अबे ऐसे कैसे, क्या तुम हर कंट्री में जाके कहीं चेक करके आए हो क्या, नहीं, आपने अपने छोटे से कन्फाइंड एरिया में स्टडी करी, आपके पूरे वर्ल्ड में अप्लाई हो रहा है, और अप्लाई हो भी गया, ये लॉ क्या हो, ये लॉ होता है। और अगर हर जगह फेल हो रहा है तो ये लॉ नहीं है, ये आपके साथ गलती से आपका रिजल्ट आ गया, लॉ नहीं है। सोचो मेंडल के जब हम 3 लॉ कहते हैं, सर क्या बताए, तो सबको पता ही है, बॉल जहां वहीं रहेगी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, मूव कर रही है। तो भाई आपको जितना हलवा लग रहा है उतना उसी बेसिक से लॉ पे आज हमने रॉकेट तक खड़ा कर डाला, जस्ट इमेजिन, हाँ है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लॉ बनाना कोई आसान काम नहीं है, लॉ के लिए चेक करना पड़ता है क्या वो दुनिया में हर जगह अप्लाई हो रहा है कि नहीं है। न्यूटन के जो 3 लॉ है ना, पूरे ब्रह्मांड में लगते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, आप कहीं भी चले जाओ। इसीलिए न्यूटन को हल्का फुल्का साइंटिस्ट नहीं मानते, अच्छा खासा मानते कि हाँ भाई कुछ तो करके गया है। अब जस्ट इमेजिन, ये लॉ बनाया, अब लोगों में चुल तो होती है गलत साबित करने की, लग गए, और फाइनली 2 ऐसे केस मिले जहां लॉ ऑफ डोमिनेंस गलत हो गया। लोग कह रहे देखो गलत हो गया ना आपका, लेकिन लॉ तो अभी भी रहेगा, क्यों, अरे एक दो एक्सेप्शन तो चलता है। हाँ ऐसा ना हो कि आपके उस लॉ की जो वैलिडिटी एप्लीकेशन उसी एक ही दो जगह लग रहा है, बाकी सब जगह एक्सेप्शन आ गया। ये लॉ का क्या होता है, एक दो एक्सेप्शन चलेगा, ऐसा नहीं कि दो जगह, एक ही दो जगह लग रहा बस, फिर वो लॉ नहीं है। तो यहाँ पे एक दो एक्सेप्शन चलता, बट स्टिल एक्सेप्शन है इसका। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के 2 एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। देखो मैंने आपको कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब डिसिमिलर पेयर होगा, दोनों अलग अलग होंगे, है ना, जब दोनों अलग अलग होते हैं, इसको एक नाम और दिया बायोलॉजी में, हेट्रोजाइगस कंडीशन, याद है, जब दोनों अलग अलग हो उसको हेट्रोजाइगस भी बुलाते हैं, यानी मैं डिसिमिलर की जगह हेट्रोजाइगस भी लिख सकता हूं, कैसे, जब दो सर सेम सेम हो तो होमोजाइगस, जब दोनों अलग अलग हो तो हेट्रोजाइगस, तो ऐसे वाले केस होमोजाइगस, ऐसे वाले केस हेट्रोजाइगस। तो ऐसा है कि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि सर जब भी डिसिमिलर केस आएगा, एक डोमिनेंट और रिसेसिव, भाई साहब इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब यहां पर आएंगे ना, और मैं आपको दिखाऊंगा डिसिमिलर पेयर या दिखाऊंगा हेट्रोजाइगस, आप बता नहीं सकते कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रिसेसिव, और दोनों अलग अलग होंगे, तो बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में कि कौन है कौन नहीं। अच्छा खैर, तो इसके 2 एक्सेप्शन आ गए, जिस लॉ का एक्सेप्शन आ जाए उसे यूनिवर्सल लॉ नहीं कहते। यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है एक लॉ जो यूनिवर्स में हर जगह लग जाए बिना एक्सेप्शन के। क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस है यूनिवर्सल? ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है क्योंकि इसका एक्सेप्शन आ गया। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का आज तक कोई एक्सेप्शन मिला ही नहीं है, दुनिया में हर जगह लगा बिना किसी एक्सेप्शन के। तो क्या मैं इसे यूनिवर्सल लॉ कह सकता हूं क्या? तो मैं इसे यूनिवर्सल लॉ तो बुला सकता हूं भाई, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है आज तक। अच्छा, फोर्थ बात करते हैं। इसके 2 एक्सेप्शन हैं, एक है लिंकेज, एक है रिकॉम्बिनेशन, यानी पहले और तीसरे का दोनों का एक्सेप्शन है, तो ना तो वो यूनिवर्सल हुआ और ना ही ये यूनिवर्सल हुआ। कौन सा हुआ? सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आया हुआ क्वेश्चन है मेंडल का, कौन सा लॉ यूनिवर्सल है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो पूछे यूनिवर्सल लॉ का मतलब बताइए होता क्या है, बोलना एक ऐसा लॉ जिसके कोई एक्सेप्शन ना हो, वो यूनिवर्सल लॉ होता है। ठीक है, मैं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक नाम और बताऊं, लॉ ऑफ
प्योरिटी ऑफ गैमीट्स देखो कैसे, मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी ये एक प्लांट के पास है। जस्ट इमेजिन इस प्लांट के पास दोनों कैरेक्टर की जीन है, टॉल की भी और ड्वार्फ के भी है। हाइट के लिहाज से सेम प्योर हो गया ना। अरे प्योर क्या होता है सर, जिसके पास एक ही तरह की चीज हो, है ना। चार तरह का मिक्स होगा तो प्योर थोड़ी हो जाएगा। जब मैं कहता हूं प्योर व्हाइट तो सिर्फ व्हाइट कलर होना चाहिए, दूसरी चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए। यानी इसके पास दोनों कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट है। लेकिन जब गैमिट बनाएगा तो गैमिट तो एक ही रिसीव करता है, एक के पास कैपिटल टी, एक के पास स्मॉल टी। मुझे बताइए ये गैमिट प्योर हुआ कि नहीं हुआ? इस गैमिट के पास सिर्फ टॉल की इंफॉर्मेशन, ओनली टॉल की, तो सिर्फ हाइट के हिसाब से प्योर हुआ ना। सिर्फ ओनली टॉल की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है और ये सिर्फ ओनली ड्वार्फ की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। भाई एक गैमेट के पास, इसके पास कैपिटल टी है, एक ही कैरेक्टर है ना इसके पास टॉल, दूसरा कैरेक्टर है कोई, तो प्योर हुआ ना टॉल को लेके। ये ड्वार्फ को लेके प्योर हुआ, हाँ कि ना। लेकिन ये भाई साहब क्या हो गए, इम्प्योर। अच्छा मतलब मैं गैमीट्स को प्योर बुला लूं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से जब भी गैमेट्स बनेंगे हमेशा प्योर बनते हैं, इसीलिए नाम क्या पड़ेगा, लॉ ऑफ। अच्छा आधे लगाते दिमाग, क्यों ना, आधे मन में होता है कि गलत साबित करना है, टीचर गलत साबित करना है, दिमाग लगाते सुनना, दिमाग क्या लगाते बढ़िया वाला। सर देखो ये वाला केस आया, हाँ देखो मान लो कि यहाँ पर गैमेट में गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, अब बताओ कैसे प्योर हो गया? अब तो दो अलग तरह के जीन आ गए। ओ भाई प्योर का मतलब एक कैरेक्टर को लेके चलते हैं, सुनना। इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक तो सीड का शेप, एक सीड का कलर, दोनों के लिहाज से ये इम्प्योर हो गया। इसके पास सिर्फ सीड के शेप का कौन सा एलिल आया, आर, मतलब राउंड, यानी ये सीड के शेप को लेके प्योर है कि नहीं, है कि नहीं। सीड के कलर की कौन सी एलिल आई, स्मॉल वाई माने ग्रीन, यानी सीड के कलर को लेके उसको सिर्फ ग्रीन मिला, सीड के शेप को लेके सिर्फ राउंड मिला, तो सीड के शेप को लेके भी प्योर है, सीड के कलर को लेके भी प्योर है। तो अल्टीमेटली दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए क्या माना गया, प्योर माना गया ना। अब जोड़ी क्यों रहे हो, दोनों का कोई कनेक्शन है क्या? अबे सीड के शेप का सीड से कलर से कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। तो ये दो डिफरेंट कैरेक्टर के लिए क्या हो गया, प्योर हो गया। अभी भी क्या ये प्योर है, दोनों को साथ में मत देखो। सर आपने यहां के साथ देखा क्योंकि दोनों सेम कैरेक्टर के एलिल है ना, इसलिए साथ में देखा। तो ये था लॉज ऑफ मैंडल। तो एग्जाम में तो खैर पॉस्टुलेट का जिक्र नहीं होता ना, आपके बुक में इतना आएगा, वो तो लॉ ही बोलेगा, कहेगा मैंडल ने लॉ ही दिया, लगता है कि मैंडल ने कभी कोई लॉ दिया ही नहीं। बट हम लोग लॉ बुलाएंगे आज के बाद से, ठीक है। ये लॉ नंबर 1, ये 2, ये 3, वो लॉ में नहीं बताता, वो सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। तो आज